हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम क्वेश्चन बैंक को आगे बढ़ाते हैं। 4 अंक के प्रश्न हमारे पास चल रहे थे, 14 वीडियोज हमारे पास हो चुके हैं। 7 ही प्रश्नावली के हम 5 प्रश्नों की बात कर चुके हैं, लेकिन वो 500 क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि या तो क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा। 5 ही क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा जहाँ तक है 100%। फिर भी यदि हम थोड़ा बहुत मान लेते हैं नहीं बनेगा तो सेम उसी टाइप का और बनेगा। तो मुझे आवश्यकता नहीं लगती कि मुझे उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने चाहिए। 5 दिए हैं, सफिशियंट है। 5 में से कोई एक आपको अवश्य मिलेगा, या फिर थोड़ा बहुत अपन मान लेते हैं कि नहीं भी मिलता है तो सेम उसी टाइप का दूसरा होगा। तो इसलिए हम उसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय को देखते हुए हम भी नहीं चाहते आपका बेवजह का टाइम जाया हो। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ, जिससे चैप्टर 8 से हमारे पास 4 अंक का नहीं तो 6 अंक का क्वेश्चन भी हो सकता है। 6 अंक का क्वेश्चन है वो अथवा में मिलेगा, तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल 4 अंक वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या क्या हो सकते हैं संभावित। तो 4 अंक का जो क्वेश्चन होगा, या तो वो आपके पास स्पर्शरेखा अभिलंब के रूप में हो सकता है, या फिर वो आपके पास वर्धमान हास्यमान के रूप में हो सकता है। चलिए क्वेश्चंस देखेंगे कैसे कैसे होंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपकी स्टडी अनवरत जारी रहे। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कराइए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमारे पास वर्धमान हास्यमान से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिससे फलन f(x), आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x), वो फलन f(x) है वो -2x³ + 3x² + 12x प्लस में 25 है। ये वर्धमान है तथा हास्यमान है। ह्रासमान लिखा हुआ है, क्या है ये? हास्यमान है, तो आप इसे हास्यमान लिख सकते हो। तो अंतराल ज्ञात करना है जिसमें एक फंक्शन मिला है और फंक्शन वर्धमान और हास्यमान हो, ऐसे अंतराल हमको बताने हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शन पे देखेंगे तो हमको ऐसा लगता है बहुपदीय फलन है, बड़ी आसानी से कर जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो फर्स्ट में माइनस लगा हुआ है, और इससे संबंधित हमने आपको बहुत ही शानदार वीडियो पहले दिया था। उसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर दे दिया जाएगा, अभी आप वहाँ से उसे पहले देख सकते हो। यदि किसी को वर्धमान हास्यमान में किसी प्रकार की दिक्कत है, हमने वहाँ पे बिल्कुल इसका बहुत ही अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, आप उसे अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं सवाल को सोल्व, पता करते हैं अंतराल क्या क्या होगा। सबसे पहले क्या करना होता है, दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है, तो हम इसे सोल्व करेंगे। तो हम वर्धमान हास्यमान की जांच करने के लिए सबसे पहले करेंगे दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन। f(x) = संख्या है आपके पास -2x³ प्लस में 3x² प्लस में 12x और प्लस में 25। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा f(x) = -6x² प्लस में 6x प्लस में 12 और 25 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये f(x) है। f(x) = 0 से हम इस फलन के लिए चरम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो क्या मिलेंगे? -6x² प्लस में 6x और प्लस में 12 = 0। -6 हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस में x और माइनस का 2 = 0, या फिर और सरल करके लिखा जाए तो x² माइनस x माइनस 2 = 0। -6 का हम भाग दे देंगे 0 में। यहाँ से हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास चरम मान आ जाएंगे। चरम बिंदु क्या क्या बनेंगे वो देखो, x² माइनस में x को हम -2x लिख सकते हैं और प्लस में x हो जाएगा -x और माइनस में 2। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x -2 और यहाँ पे +1 कॉमन आएगा, x -2। तो दो हमारे पास फैक्टर हो गए, x -2 और दूसरा हो गया x +1। तो आप देखेंगे x की दो वैल्यूज आपको यहाँ से मिलेगी जब हम इन्हें सोल्व करेंगे। एक तो होगा x = -1 और दूसरा होगा +2। ठीक है, संख्या रेखा के ऊपर हम इन बिंदुओं को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं संख्या रेखा के लिए इधर कर देता हूँ कार्य। संख्या रेखा पर हम इन क्रांतिक बिंदुओं को रिप्रेजेंट करेंगे। ये मान लीजिए कोई संख्या रेखा है और इसके ऊपर इन बिंदुओं को रखेंगे तो -1 आपके पास बाईं ओर होगा और +2 है वो दाईं ओर होगा। उसके बाद इधर -∞ होगी और इधर प्लस में ∞। आपको इसी प्रकार से लिखना है। संख्या रेखा -∞ से +∞ के मध्य में होती है। जो क्रांतिक बिंदु हमारे पास निकल के आते हैं हम उन बिंदुओं को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करना है, आपको दाईं तरफ से एकांतर क्रम में प्लस माइनस और प्लस के चिन्ह लगाने हैं। आपके पास 3 भाग बनते हैं यहाँ, तो उन तीनों में से एक भाग ये है, दूसरा भाग है वो ये है, जिनको हमने यहाँ पर प्लस माइनस के साइन में प्रदर्शित कर दिया है। तो ये 3 पार्ट हैं आपके पास। अब देखिए आगे हम सबसे पहले बात करते हैं फलन के वर्धमान होने के लिए। नंबर 1, वर्धमान होने के लिए अंतराल क्या मिलेगा? फर्स्ट, f वर्धमान होगा। कब होगा वर्धमान?
जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। इस कंडीशन में फलन वर्धमान होगा। होने के लिए इक्वल टू भी होता है, लेकिन हम अपने पास आरबीएससी वाली बुक्स ये कहते हैं कि इक्वल टू नहीं होगा, केवल ग्रेटर देन 0 के लिए कहता है। वैसे ग्रेटर देन 0 निरंतर वर्धमान की शर्त है। इस कॉन्सेप्ट को हमने पहले से अच्छे से समझा दिया है आपको पहले वाले वीडियोज में, तो पहले भी कहा था, लिंक आपको ऊपर दिया गया था, वहाँ पे आप वहाँ से देख सकते थे उसे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 8th चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उसे देख सकते हो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स का मान हमने अभी निकाला था, ये रहा माइनस के बाहर 6x² प्लस में 6x प्लस में 12, तो हम रखें यहाँ पे मान माइनस का 6x² और प्लस में 6x और प्लस में 12, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन ये एस समीकरणों के कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि एस समीकरण में क्या होता है कि सबसे बड़ी घात वाला पद हमेशा धनात्मक होता है, वही सामान्य एस समीकरण होती है। ये सही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे माइनस से गुणा कर देंगे पूरी एस समीकरण को, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि -6 से हम भाग दे दें पूरी एस समीकरण को, गुणा कर लीजिए माइनस से, या फिर -6 से भाग दे दीजिए पूरे में। तो माइनस से जब भी गुणा या भाग करते हैं तो एस समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। तो मान लीजिए मैंने माइनस के 6 का भाग दिया, तो प्लस में x² हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे, लेकिन एस समीकरण का चिन्ह बदल करके आपके पास लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मान आएगा। ये किसके लिए आ रहा है, जो वर्धमान होने के लिए पर्याप्त शर्त है। इसमें लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब है 0 से छोटा यानी ऋणात्मक। अब आप यहाँ पे इस संख्या रेखा पे ध्यान दीजिए जहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है -1 से 2 के मध्य में, तो इस वाले भाग में फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। इसलिए संख्या रेखा से -1 से 2 के मध्य एफ वर्धमान होगा। ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि धनात्मक वाला भाग है उसी में वर्धमान हो फंक्शन, ऋणात्मक वाले में भी हो सकता है, इसीलिए सवाल को यहाँ पे रखा गया है क्योंकि वो नेगेटिव साइन का था शुरू में ही। सेकंड पार्ट देखिए क्या करना है, एफ के हास्यमान होने की शर्त निकालनी है। तो हास्यमान होगा फंक्शन एफ कब होता है भाई, जब एफ डैश एक्स है वो कैसा हो, लेस देन 0। और अभी हमने सेम वही कंडीशन जो ऊपर लिखी थी उसे फिर से पुट करेंगे, एफ डैश एक्स का मान और सेम वैसा ही करेंगे जैसा पहले कर रहे थे। -6 का पूरी एस समीकरण में भाग देंगे, एस समीकरण में भाग देते ही एस समीकरण का चिन्ह है वो बदल जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 का अर्थ होता है धनात्मक, 0 से बड़ा यानी धनात्मक, और धनात्मक आपको इस संख्या रेखा पर 2 जगह पर मिलता है। कहाँ मिल रहा है, -∞ से 1 तक और 2 से लेकर के ∞ तक। तो हमारे पास यहाँ पे फलन वर्धमान वो हास्यमान होगा, उसके लिए कंडीशंस निकल के आ जाएगी, यानी एफ -∞ से -1 तक, और दूसरा पार्ट जोड़ दिया हमने, या आपके पास मान है वो 2 से लेकर +∞ में एफ हास्यमान होगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस निकल के आ चुके हैं इस अंतराल में। ये 2 अंतराल थे, दोनों को यूनियन के द्वारा जोड़ दिया है क्योंकि अंतराल सबसेट्स होते हैं यानी उपसमुच्चय ही होते हैं, और एक अंतराल आपके पास यहाँ पे आया है। तो एक हो गया है वर्धमान होने के लिए और दूसरा नीचे वाला हो गया हास्यमान के लिए। कंडीशंस फिर से कह रहा हूँ, ध्यान रखना है, केवल इतना ध्यान मत रख लेना कि ग्रेटर देन 0 है तो धनात्मक वाला भाग वर्धमान के लिए, और लेस देन 0 है तो ऋणात्मक वाले भाग को हम हास्यमान लिख देंगे। ये सवाल ऐसा है जो ये बताता है कि उल्टा भी हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं 17वें प्रश्न की। क्या कह रहा है, यदि एक वक्र है 2x² - y² बराबर 14 पर सरल रेखा x प्लस में 3y बराबर 6 के समांतर अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। एक वक्र मिला है, एक रेखा मिली है जिसके समांतर अभिलंब है। सबसे पहले वक्र का डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम। ठीक है, तो वक्र का डिफ्रेंशिएशन क्या है, सबसे पहले वक्र का समीकरण लिखें हम। तो वक्र का समीकरण हमें मिला वो है 2x² माइनस में y² इक्वल टू 14। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे वैल्यूज़, तो हो जाएगा 2 गुणा 2x माइनस में 2y और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx और 14 का 0। तो यहाँ से हम dy/dx को निकालेंगे। ठीक है, 2 तो काट देंगे इसलिए केवल y dy/dx लिखा है, और ये वैल्यूज़ कितने के बराबर होगी, 2x के। तो आप देखेंगे तो dy/dx जो आपको मिलेगा वो होगा 2x/y, ये dy/dx है। अब ये तो है स्पर्श रेखा किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की ढाल, इसलिए चर बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की ढाल dy/dx वो कितनी आई है, 2x/y, इसलिए अभिलंब की ढाल। अब आप देखिए अभिलंब की ढाल क्या होगी, हम जानते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं,
तो अभिलंब की जो ढाल मिलेगी वो आपके पास क्या होती है, -1 बटे स्पर्शरेखा की ढाल यानी 2x, और बटे का y कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये माइनस में y/2x हो जाएगा। ठीक, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अभिलंब है वो अभिलंब एक समीकरण x प्लस में 3y बराबर 6, x प्लस में 3y बराबर 6 के समांतर है। समांतर है तो समांतर रेखाओं की ढाल समान होती है, इसलिए अभिलंब की ढाल बराबर रेखा की ढाल। तो जो रेखा आपको मिली है बराबर में x प्लस में 3y बराबर 6 की ढाल, ये इसके बराबर होगी। तो अभिलंब की ढाल को यदि मैं m से लिख दूं, ये जो ढाल है इसे मैं m से लिखूं तो कितने के बराबर आ जाएगी, माइनस में x का गुणांक 1 और बटे में y का गुणांक कितना है भाई, यहाँ पर 3 है y का गुणांक, x का तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, और y का कितना है 3, तो -1/3। ये आपके पास अभिलंब की ढाल है। अभिलंब की ढाल एक और भी निकाल रखी है हमने यहाँ पर, जिसको मैं 2 नाम डाल सकता हूँ, इसलिए 2 से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये m का मान है वो भी m का मान है, दोनों बराबर रख दिए जाएंगे, -1/3 और बराबर में माइनस में y/2x। हम इन्हें व्रजगुणन करेंगे तो 2x बराबर में 3y, या x का मान आएगा वो होगा 3y/2। ये हमारे पास पहला मान है। ठीक है, x का मान हमने y के पदों में निकाल दिया। इस मान को उठा करके हम पुट कर देंगे समीकरण 1 में, यानी इस वक्र के समीकरण में, तो वहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 से हमारे पास मान था समीकरण 1 में 2x² माइनस का y² बराबर 14, तो 2x² की जगह पर 3y/2 का होल स्क्वायर और माइनस में y² बराबर में 14। सरल करेंगे हम इसे, तो ये 2 है वो नीचे आने वाले 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास मान आ जाएगा 9y² माइनस में y² बराबर में 14। सरल करेंगे तो 9y² और माइनस में 2y² बराबर में 28, और यहाँ से 7y² बराबर में 28 या y² बराबर में 4, जो 7 का भाग देंगे y² का मान 4 आ जाएगा, तो y बराबर संख्या हो जाएगी +-2। ये y के मान आ गए। इस y के मान को उठा करके हम यहाँ समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 से x के मान भी आ जाएंगे। जब y बराबर 2 तो x बराबर 3, तो बिंदु हो जाएगा आपके पास 2, 3, x के मान और y के मान, सॉरी उल्टा लिख दिया है, x का मान 3 और y का 2। और जब y = -2 तो x = -3, इट मीन्स बिंदु बनेगा -3 -2। तो 2 बिंदु हमारे पास आ गए हैं, जो कि 3 और 2 हैं और -3 और 2 हैं। अब हम इसी के हिसाब से अभिलंब के समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अभिलंब के समीकरण 1 ना होकर के 2 होंगे। सबसे पहले वाले बिंदु को, जिससे 3 2 से गुजरने वाला अभिलंब क्या बनेगा, y माइनस y1 की जगह पर कितना है 2, y1 की जगह 2 बराबर m का मान -1/3 निकाला था हमने, और x माइनस में x1 की जगह पर 3। वह सेकंड बिंदु लेंगे हम -3 और -2 को, तो हो जाएगा +2 y +2 -1/3, और यहाँ पे x और घटाएंगे हम -3, तो हो जाएगा +3। इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व कर देंगे, आपके पास अभिलंब के समीकरण आ जाएंगे। तो 3 से हम इसे गुणा करेंगे सामने वाले हिस्से में, और 3 से यहाँ भी गुणा करेंगे, तो आपके पास x और +3y और -2 को पीछे लेके आएंगे, तो 2 और 3 5 हो जाएंगे। एक समीकरण तो आपके पास ये आ जाएगी। और सेकंड वाली क्या होगी, 3 से इधर गुणा कर देंगे तो x और +3y और -3 और 2 इधर आएगा तो -5 हो जाएंगे। ये आपके पास 2 समीकरणें आ जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा है, आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित फलन का निरपेक्ष उच्चतम तथा निम्नतम मान सम्मुख दिए गए अंतराल में ज्ञात कर दीजिए। देखो, निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान निकालना हो तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए।
तो फंक्शन का हम केवल एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या मिलेगा? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, और कोस का होता है माइनस में साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे क्रांतिक बिंदु एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से। तो क्या हो जाएगा 0 रखते ही? कोस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू 0, या फिर हम इसे यूँ भी कह सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स, या कोस एक्स का भाग दे देंगे तो टेन एक्स इक्वल टू 1, या फिर टेन एक्स इक्वल टू 10 पाई बाई 4। तो आप देखिए यहाँ से 1 कहाँ कहाँ, देखो 10 है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो देखो एक तो आपके पास x का मान मिल जाएगा सीधे ही पाई बाई 4 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दूसरा आप लिखना चाहो तो 10x को यूँ भी लिख सकते हो 1 के लिए 10, और वो कितना बनेगा पाई प्लस में पाई बाई 4, जिसको आप 5 पाई बाई 4 भी कह सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 4 बनेगा। सही है, तो यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो x कहाँ पर आएगा? x का मान 5 पाई बटे 4, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब आप इंटरवल देखेंगे तो यहाँ तो x का जो मान मिला है वो 0 से 2 पाई के मध्य में मिला है। तो यहाँ से हमारे पास x के दो मान आएंगे, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। यही दो संभावित मान हो सकते हैं x के। ठीक है, इनके ये तो है आपके पास क्रांतिक बिंदु, पर जब बात निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम की होती है तो जो संवृत अंतराल मिलता है उसके अंत्य बिंदु को भी शामिल किया जाता है। इसलिए निरपेक्ष उच्चतम व निरपेक्ष निम्नतम के लिए क्रांतिक बिंदु यानी x के संभावित मान, एक तो अंत्य बिंदु जो आपको मिला है इंटरवल 0 से 2 पाई, उसका अंत्य बिंदु 0, दूसरा हमने निकाला पाई बाई 4, तीसरा है 5 पाई बाई 4, और चौथा अंत्य बिंदु होगा 2 पाई। ये 4 क्रांतिक बिंदु है, इनके ऊपर फलन का मान निकाल देंगे। जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा? निरपेक्ष उच्चतम मान होगा। जो सबसे कम होगा वो निरपेक्ष निम्नतम मान होगा। तब फलन f से f x की जगह पर सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो फंक्शन है आपके पास साइन x प्लस में कोस x। तो क्या बन जाएगा? ये साइन 0 प्लस में कोस 0। तो साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो मान 1 आ जाएगा। फिर हम रखेंगे f x की जगह पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 प्लस में कोस पाई बाई 4, यानी 1/√2, 1/√2 जोड़ेंगे तो 2/√2, या कहें तो √2। ध्यान रखना √2 का मान 1.414 लगभग होता है, यानी 1 से तो बड़ा ही होता है। फिर आ जाएंगे हम 5 पाई बाई 4 पर, तो हो जाएगा साइन 5 पाई बाई 4 और प्लस में कोस 5 पाई बाई 4, और दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में है जो कि नेगेटिव होंगे। किसके बराबर? माइनस में साइन पाई बाई 4 और माइनस में कोस पाई बाई 4 के, और इनकी वैल्यू सेम वो माइनस में आएगी। माइनस में 1/√2, माइनस में 1/√2, तो वैल्यू आ जाएगी -√2। और नेक्स्ट है 2 पाई, 2 पाई रखेंगे तो साइन 2 पाई और प्लस में कोस 2 पाई। साइन पाई के गुणज में हो तो मान 0 होता है, और कोस 2 पाई की वैल्यू जो है और आपके पास कोस 0 की वैल्यू यानी 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मान आ गए। अब आप देखिए यहाँ से सबसे अधिकतम मान है वो मिल रहा है +√2, और सबसे कम मान मिल रहा है वो मिल रहा है -√2। इसलिए निरपेक्ष उच्चतम मान वो होगा +√2। बिंदु लिखना चाहो तो x इक्वल टू पाई बाई 4 पर। इसके अलावा निरपेक्ष निम्नतम मान वो हमको मिला माइनस में √2, और किस बिंदु पर? x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पर। ये दो मान हमारे पास आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न नंबर 19। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पिछले 8 से 10 सालों में 3 बार आ चुका है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। सिद्ध करो कि फलन f(x) log sin x अंतराल 0 से पाई बाई 0 नहीं है, 0 की बजाय आएगा पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 में वर्धमान तथा अंतराल पाई बाई 2 से पाई में हास्यमान है। फिर से ह्रासमान लिखा हुआ है, ये हास्यमान है। चलिए सबसे पहले हास्यमान वर्धमान की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? दिए गए जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वर्धमान हास्यमान के लिए। लॉग का डिफ्रेंशिएशन
1/x, x की जगह साइन x है तो साइन x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा कोस x। तो फाइनली हमको मिल गया कोट x। ठीक है, अब ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान है और अंतराल π/2 से π में कैसा है, हास्यमान है। तो नंबर 1 हम इतना जानते हैं कि f' इक्वल टू जो कोट x है, ये कोट x है वो इंटरवल 0 से π/2 में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट x कैसा होता है, कोट x सदैव धनात्मक होता है। इसलिए क्या बन गया, f' इज ग्रेटर देन 0। इसलिए यूँ कह सकता हूँ 0 से π/2 में f कैसा है, वर्धमान है, क्योंकि इसमें फलन का मान है, डिफरेंशिएशन का मान है वो धनात्मक है। सेकंड कंडीशन की हम बात करें तो चूँकि f' इक्वल टू कोट x है वो π/2 से π यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, कोट x है वो लेस देन 0 होता है, ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक हो गया तो f' भी कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया। और लेस देन 0 हो गया इट मीन्स π/2 से π में f कैसा हो गया है, हास्यमान हो गया है। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और सरल सा है, आप इसे बड़ी आसानी से सरल कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आपके पास आज का अंतिम प्रश्न है 20वां। ऐसी दो धनात्मक संख्याएं x तथा y ज्ञात करो जो इस प्रकार हो कि इनका योग 16 तथा x³ + y³ कैसी हो, निम्नतम हो। आपको क्या क्या मिला है, योग 16 है और x³ + y³ निम्नतम है। उच्च निम्नलिखित का प्रश्न है। तो यहाँ देखिए दो संख्याएं हमारे पास x और y हैं, तो प्रश्न क्या कहता है वो देखिए, हम सिद्ध कर रहे हैं यानी प्रूफ दे रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहा है प्रश्न क्या कहता है, x + y की वैल्यू जो है वो 16 है। ठीक है, अब x + y की वैल्यू 16 है और साथ में कह रहा है कि x³ + y³ निम्नतम है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें नहीं पता x + y³ कितना है, तो x³ प्लस में y³ हमें नहीं पता कितना है, मान लिया k है ये हमने माना कि इसकी कोई वैल्यूज़ तो होगी और k निम्नतम होना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। तो हम यहाँ से समीकरण 1 जो है इससे उठा करके एक मान को पुट करेंगे, चाहे x का रख लीजिए चाहे y का। ठीक है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 16 - x। तो समीकरण 1 से y बराबर 16 - x रखने पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये k इक्वल टू x³ प्लस में 16 माइनस में x³ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो k' इक्वल टू यहाँ पे x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² और ये हो जाएगा 316 माइनस x का होल स्क्वायर और 16 का 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। या k' की वैल्यूज़ मिलेगी वो होगी 3x² और माइनस में 3 16 माइनस का x²। तो k' इक्वल टू 0 से हम x के क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ से 3 तो कॉमन आ जाएगा, x² माइनस में 16 माइनस में x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर x माइनस के 16 और माइनस माइनस प्लस में x और दूसरे में x प्लस में 16 माइनस का x इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से गुणनखंड कर दिए हैं इनके। ठीक है, a² - b² वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ तो आपके पास मान है वो बिल्कुल ही कट जाएगा, x बचेगा ही नहीं। यहाँ पर होंगे 2x माइनस में 16 और ये बनेगा 16 इक्वल टू 0, या फिर 2x माइनस 16 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8। ठीक है, x का मान हमें 8 मिला। अब क्या करेंगे, ये क्रांतिक बिंदु है हमारे पास, हम एक और डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस k' का। ये जो हमारे पास मान है इस k' का हम एक और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो k' का पुनः अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, फिर से हम अवकलन करेंगे तो देखिए k' में क्या था 3x², तो k" हो जाएगा ये, और ये 3 दूनी 6x, फिर माइनस में फिर 6 और 16 माइनस का x, और इसका फिर से करेंगे 16 का 0 और x का 1 हो जाएगा। या आप इसे यूँ भी कह सकते हो k" इक्वल टू 6x माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा और 6 और 16 माइनस का x बन जाएगा। हम इसे और सरल करते हैं तो 6x और 16 को 16 से, तो 16 को हम 6 से गुणा कर देंगे तो ये 96 और माइनस का 6x तो कट जाएगा
और k डबल डैश आपके पास 96 आ जाएगा, जो कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। इसलिए क्या मिला, x इक्वल टू 8 पर k डबल डैश इक्वल टू 96 इज ग्रेटर देन 0, यानी k डैश x है ग्रेटर देन 0 है। इसलिए x बराबर 8 पर k कैसा होगा, निम्नतम होगा। ये निम्नतम होने की शर्त है जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो, तो निम्नतम होगा। इसलिए 1 से हम y का मान निकालेंगे तो 16 माइनस x होता है, x का मान 8 निकला है तो y भी 8 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 8 व y बराबर 8 पर x क्यूब प्लस में y क्यूब कैसा होगा, निम्नतम होगा। ये निकालना था मान, हमने ज्ञात कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।